In this video, we will learn about coefficient of restitution, conservation of linear momentum and impulse. So लास्ट तक देखिए और लास्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए गए हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे बात करेंगे, लेकिन ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स के संभव नहीं है। तो इसलिए हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जिसे हम शॉर्टकट पे या LMC बोलते हैं, और इम्पल्स। तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम LMC को देखते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। ये बोल रहा है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व होता है, यानी कि संरक्षित रहता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसको जान लीजिए। मान लीजिए दो बॉडी है, M1 मास का, M2 मास का। अब इन दोनों बॉडी का मास मान लेते हैं M1 M2 जोड़ने पर 4 kg आ रहा था। अब ये दोनों बॉडी आपस में टकरा जा रहा है, उसके बाद M1 M2 टकराने के बाद भी जोड़ने में 4 kg ही आना चाहिए, यानी कि तभी बोलेंगे ये आइसोलेटेड है। मोमेंटम को जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, अब इसको देखते हैं कंजर्व कैसे है मोमेंटम। ये तो मास कंजर्वेशन निकालते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन भी हो सकता है। इसको देखते हैं। लेट दो बॉडी रखा हुआ है, M1 मास का, M2 मास का। ठीक, दोनों फ्रीली रखा हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स और कहीं से नहीं लग रहा है इस पर। तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, किसी भी बॉडी पे लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ये इस पे लगा रहा होगा, ये फर्स्ट है सेकंड है, फर्स्ट वाला सेकंड पे लगा रहा होगा, सेकंड वाला फर्स्ट पे, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे। और अपोजिट फोर्स F1 किस पे, 2 पे, F2 लगा रहा होगा 1 पे। नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत लगा रहे हैं। तो अब देखते हैं, इसको इधर ला लीजिए, F12 F21 इक्वल टू 0। अब ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। M1 है, M2 मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं एक्सेलरेशन वाला V/T होता है, यानी कि M dV1 अपॉन dt, M2 dV2 अपॉन dt। डिफरेंशियल रूप में लिख रहे हैं। ठीक, अब इसको हम बाहर क्यों करते हैं? क्योंकि मास जो होता है कांस्टेंट होता है। एक लाइन और जोड़ दीजिए इसके पहले ना हो तो, dM1 V1 बाई dt dM2 V2 बाई dt इक्वल टू 0। ठीक, अब इसे d बाई dt कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा M1 V1 M2 V2 इक्वल टू 0। ये हो गया P1, ये हो गया P2 मोमेंटम। d बाई dt P1, ये हो गया P2 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ टोटल सिस्टम इज 0। अब 0 किसी कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव 0 होता है, यानी कि लिख दीजिए यहाँ पर P1 प्लस P2 या P टोटल इक्वल टू कांस्टेंट। हम देख रहे हैं P टोटल कांस्टेंट है। तो अभी इक्विवेलेंटली नज़र से देखते हैं तो ये हो जाएगा P1 इनिशियल I, P2 इनिशियल, फिर P1 फाइनल, P2 फाइनल। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस पे अब छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, कठिन क्वेश्चन लास्ट में करेंगे। एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ, ये कोई वेट है किसी सरफेस पे रखा हुआ जो स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है। कोई आदमी खड़ा है, अब इसके ऊपर ये भी वेलोसिटी से जा रहा है, चल रहा है, तब ये भी कुछ जाएगा इधर, इसी की वेलोसिटी पूछ रहा है वेट की। तो हम मान लेते हैं V1 है, और इसका मास बड़ा वाला M दिया, इसका छोटा वाला M दिया है। ठीक, सॉल्व करते हैं, और ये इसका वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में दिया है, तो हम यह BD बनाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू जमीन, सरफेस के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। लेट हमने इसको मान लिया V1 वेलोसिटी। अब ये आदमी था, V वेलोसिटी से जा रहा था। जब ज़मीन से देखेंगे तो आखिर ये कुछ पीछे जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है, ट्रेन इधर जा रहा था 4 की स्पीड से, कोई आदमी खड़ा है इस पर, ये जा रहा था 8 की स्पीड ट्रेन के ऊपर। तो एक्चुअली में इस यहाँ खड़े आदमी को क्या दिखाई देगा? 8 में से 4 घटा देंगे, 4 ही किमी प्रति सेकंड से जाएगा इधर। तो उसी तरह ज़मीन के रिस्पेक्ट में V माइनस V1 हो जाएगा। अब लगा दीजिए मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल में दोनों रेस्ट पे थे 0, M1 गुणे 0 प्लस बड़ा वाला M गुणे 0। ठीक, अब फाइनल देखते हैं।
फाइनल पोजीशन में ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि छोटा वाला यम v माइनस v1 यम भी होता है, माइनस ये बड़ा वाला यम इसके विपरीत जा रहा है जिसे हम v1 माने हैं, ये तो 0 है, यानी कि गुणा करा दिए यम v, छोटा वाला यम है v1 माइनस यम v1, इसको इधर ही रहने दीजिए, इसको उधर लेके चल जाइए और v1 कॉमन ले लीजिए, तो छोटा वाला यम प्लस बड़ा वाला यम, यहाँ आ जाएगा यम भी छोटा वाला यम, यानी कि v1 इक्वल टू छोटा वाला यम प्लस बड़ा वाला यम, ये हो गया हमारा आंसर। अब इम्पल्स के बारे में जानते हैं। इम्पल्स को हम सीधे सीधे बोल दिए हैं पहले, इसके पहले भी वीडियो में, चेंज इन मोमेंटम को भी इम्पल्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम आई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक, अब आई बराबर डेल्टा पी लिख दीजिए, ठीक। अब डेल्टा पी कैसे आया, आई इक्वल टू हम जानते हैं एफ डॉट डी टी होता है, अब एफ बराबर होता है एम ए, यानी ए को डी वी अपॉन डी टी लिख दीजिए, डी टी से डी टी कैंसिल, एम डी वी आई इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, डेल्टा पी को ही हम लिखे हैं, ठीक। यूजुअली हम कोलाइडिंग फोर्स को ही इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। जैसे दो बॉडी जब कोलाइड करते हैं सिर्फ बहुत कम टाइम के लिए, dt, इसलिए dt हम लिखते हैं, वेरी फ्यू टाइम, वहीं पे हमें इम्पल्स आता है। वहीं पे जो दो बॉडी टकराते हैं तो इम्पल्सिव नॉर्मल भी होता है, जहाँ पे टकराते हैं नॉर्मल है। यदि कोई बड़ी बॉडी है छोटी बॉडी है तो इम्पल्सिव नॉर्मल ऐसा हो जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे है इम्पल्सिव नॉर्मल, ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक और फार्मूला बना सकते हैं, डेल्टा पी इक्वल टू एफ डॉट डी टी हो जाएगा। इस पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन लास्ट में करेंगे जो तीनों मिला करके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया है, यम मास की ये बॉडी रखी हो, यहाँ पे यम मास की बॉडी दोनों स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, और ये यम मास की बुलेट आ रही है इसी तरफ, और आकर के इसी में इम्बेडेड हो जा रही है, क्योंकि इसी के अंदर घुस जा रही है। तब पूछ रहा है तीनों की वेलोसिटी कितना होगा। हमने मान लिया v1 वेलोसिटी है, तो पहले का लगाते हैं। अब LMC लगा लीजिए, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल में इसके पास 0 वेलोसिटी था, बुलेट के पास था v वेलोसिटी, इसके पास ये भी रुका हुआ था 0 वेलोसिटी। फाइनल में हमने मान लिया v1 वेलोसिटी, और तीनों साथ ही जाएंगे जब इसमें घुस जाएगा, तो क्योंकि स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि यम प्लस यम इंटू v1 वेलोसिटी माने हैं यम भी, और ये 3m v1 यम से हम कैंसिल, यानी कि v1 इक्वल टू v/3। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछता है, इम्पल्स ऑन ए ड्यू टू टेंशन स्ट्रिंग, इसके द्वारा इसमें टेंशन फोर्स आ जाएगा, इम्पल्स कितना होगा। तब यहाँ पर एफ डॉट डी टी होता है, यानी कि टी डॉट डी टी हो जाएगा। अब चेंज इन मोमेंटम, अब इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, यम भी होगा v1 माइनस इनिशियल 0 था, अब v1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं v/3, यानी कि टी डॉट डी टी इक्वल टू यम v/3। अब तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दे, इम्पल्स ऑन बुलेट, यानी कि सी, बुलेट को सी मान लिए हैं, ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ऑफ कोलिजन, जब कोलिजन होगा तब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आएगा ही, ठीक। तब देखते हैं इसको, एन डॉट डी टी इक्वल टू, अब बुलेट का फाइनल चेंज इन मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा यम, और फाइनल वेलोसिटी v/3 आया था, माइनस इनिशियल में सभी जानते हैं v था सिर्फ, अब ये वो घटा दीजिए, यानी कि -2m v/3। अब यहाँ में निगेटिव साइन आ गया, इसका क्या मतलब है, निगेटिव साइन का मतलब यही है, ये शुरू में आ रहा था v वेलोसिटी से, ज्यों उससे टकराया इसकी वेलोसिटी घट गई, घटने का मतलब v वेलोसिटी से जा रहा था, और ये v/3 हो गया, यानी कि कितना कम हो गया, v माइनस v/3, यानी कि -2 v/3 की कमी आ गई इसमें, यही बोल रहा है निगेटिव साइन का मतलब। फिर मान लीजिए चौथा क्वेश्चन पूछ दे, इम्पल्स ऑन बी ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ऑफ कोलिजन, तो कैसे लगाएंगे। अब ये बी बॉडी है, इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा था, ठीक। अब इसमें टेंशन भी है, टेंशन फोर्स भी स्ट्रिंग का, इसका मास m था। अब लिखिए एन डॉट डी टी, एफ डॉट डी टी होता है, एफ कितना होगा, एन माइनस टी होगा, क्योंकि टी इधर खींच रहा है और एन इधर फोर्स आगे धकेल रहा है। डी टी इक्वल टू यम, ये तो इसका फाइनल वेलोसिटी v/3 हो गया, इनिशियल में 0 था,
यानी कि एन डी टी माइनस, इसको अलग अलग कर देना है, टी डी टी बराबर एम वी बाई 3। अब एन डी टी हम जानते हैं टी डी टी इक्वल टू आया था एम वी बाई 3। अब एन डी टी इक्वल टू एम वी बाई 3। आते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे, जैसे हम ई से डिनोट करते हैं। तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का रेशियो को ही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या होता है एंड डिफॉर्मेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए दो गेंद हैं M1 M2 मास का। अब ये जो दोनों गेंद कोलाइड कर रहे हैं, जब कोलाइड करेंगे तो इसमें थोड़ा सिकुड़न टाइप आ जाएगा, ठीक। उसके बाद जस्ट दोनों गेंद अपने उसी रूप में आ जाएंगे। ये M1 था, ये M2 था। तो जो यहाँ सिकुड़ रहा था तो इसी को बोलते हैं डिफॉर्मेशन, और यहाँ से यहाँ तक हमारा रिफॉर्मेशन, दोबारा उसी रूप में आ रहा है। इसी रेशियो को हम ई से डिनोट करते हैं, या न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ इसे बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दोनों का रेशियो ई होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब सेपरेशन अप्रोच, ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जैसे दो बॉडी है, M1 मास का M2 मास का, ये भी U1 इसकी वेलोसिटी है, U2 वेलोसिटी है। हम दे रहे हैं U1 ज़्यादा है U2 से, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा इससे। अब जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा इससे टकराएगा आगे, अब ये टकराने के बाद ये मान लेते हैं V1 है, ये V2 है। टकराने के बाद ये M1 मास था, दोनों का मास सेम मान लीजिएगा, चाहे M1 M2। टकराने ये दोनों का मास बराबर मान लीजिएगा, ठीक। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी पहले वाले की, यानी कि V2 की वेलोसिटी ज़्यादा, V1 की वेलोसिटी कम। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब ये है, दोनों एक तरफ आ रहे हैं, ये तो आगे चल रहा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा यानी कि इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि दोनों का रेशियो। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अब जो टकराने के बाद सेपरेशन ज़्यादा यानी कि आगे बढ़ता जाएगा, ये थोड़ा धीमा हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा होती जाएगी धीरे धीरे, यानी कि V2 बाई V1 अपान उसका रेशियो, यानी कि U1 माइनस U2, इसी को बोलते हैं। ई के बारे में अभी उतना काफ़ी नहीं है, हमें और जानकारी लेना होगा। तो ई जो होता है शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता किसी बॉडी के, वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि बॉडी किस मटेरियल से बना हुआ है। अब जैसे दो पत्थर है मान लीजिए, जब दो पत्थर कोलाइड कर रहे हैं तब थोड़ी नहीं सिकुड़ता है एक दूसरे की ओर, ये तो इसी को कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। जब दो बॉडी के कोलिजन के बाद शेप एंड साइज चेंज ना हो तो उसी को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, जहाँ पर ई की वैल्यू 1 लिया जाता है। इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू 1 लिया जाता है। यदि दो बॉडी के कोलिजन के बाद शेप एंड साइज चेंज हो जाए, कोलिजन के बाद शेप एंड साइज चेंज हो जाए, तो यहाँ पर होता है इन इलास्टिक कोलिजन, जहाँ पर ई की वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, 1 और 0 के बीच में होती है, ठीक। और यहाँ पर शेप एंड साइज चेंज नहीं हो रहा था, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों इक्वल होता है। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी कि जो हम कर रहे थे ना U1 माइनस U2, और यहाँ पर V2 माइनस V1 था, ये दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाता है जब दो बॉडी आपस में टकरा रहे हों, ठीक। टकराने के बाद दोनों आपस में स्टिक एंड सड़ जा रहे हैं, तब यहाँ पर होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जहाँ पर ई की वैल्यू 0 लिया जाता है, ठीक। और यहाँ पर अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्यों होता है भाई, दोनों की वेलोसिटी V2 और V1 दोनों इक्वल हो गया, V हो गया मान लेते हैं, तो V2 माइनस V1 करेंगे तो 0 तो हो ही जाएगा। अब तीनों चीज़ हमने पढ़ लिया, अब इस पे बेहतरीन क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन करने से पहले हम स्पेशल केस एक देख लेते हैं। जैसे कोई बॉल है, यहाँ से छोड़ रहे हैं ज़मीन तक, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं या 6, ठीक। यहाँ पर तो U 0 था, अब मान लेते हैं यहाँ पर U वेलोसिटी हो जा रहा है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया हुआ है, तो बॉल जैसे ही टकराएगा ज़मीन से, अब ऊपर कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, ऊपर होती है वेलोसिटी ई का गुणा करा दीजिए इस वेलोसिटी में। अब ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ई स्क्वायर इंटू एच, इस एच में ई स्क्वायर का गुणा करा देते हैं, फिर ये बॉल नीचे आएगा,
यहाँ से नीचे आ रहा है मान लीजिए, ठीक, टकराया, फिर ऊपर कितनी वेलोसिटी जाएगा, अब ई स्क्वायर हो जाएगा, फिर ई का गुणा करा दीजिएगा इसी में इंटू यू। अब इस कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये बॉल, यहाँ पर स्क्वायर के रूप में चल रहा था, ई के गुणा करा रहे थे, अब यहाँ पर ई स्क्वायर के गुणा कराते हैं ई ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो ई पर 4 इंटू एच ऐसे चला जाएगा। यानी इसे सीधे शॉर्टकट में लिख दीजिए, अपवर्ड वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन, जितनी कोलिजन हो रहा है उसकी वेलोसिटी ई पर एन इंटू यू हो जाती है वेलोसिटी। और ऊंचाई मैक्सिमम हाइट कितना गया, मान लीजिए एन कोलिजन किया तो मैक्सिमम हाइट 2n इंटू एच, एन कोलिजन के बाद ये हाइट, ये दोनों मेन, इसी से सब आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रफ वाल दिया हुआ है जिसकी म्यू दिया है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई भी दिया है। अब दे रहा है यहाँ पर थीटा एंगल पे कोई बाल या मास का भी वेलोसिटी यू वेलोसिटी से जा रहा है। यहाँ पर कोलिजन के बाद अल्फा एंगल बनाते हुए किसी वेलोसिटी जा रही है, हमने भी मान लिया है, तो इसी भी की वैल्यू ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हमें एफ बी डी बनाना पड़ेगा। एफ बी डी है, यू वेलोसिटी जा रहा था, यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे तो थीटा एंगल यहाँ भी हो जाएगा, और यू कास थीटा हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ये भी अल्फा एंगल, यानी कि भी कास अल्फा भी साइन अल्फा। अब हम फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं इम्पल्स का, इम्पल्स एलॉन्ग नॉर्मल के लॉन्ग इम्पल्स लगाते हैं यहाँ पे, ठीक। तो इधर क्या था हमारा, भी टकराने के बाद भी कास अल्फा आ रहा था, नॉर्मल के लॉन्ग लगा रहे हैं, और इधर यू कास थीटा, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इन बराबर एन डॉट डी टी। फाइनल मोमेंटम एम भी कास अल्फा माइनस इनिशियल मोमेंटम एम माइनस यू कास थीटा लेंगे क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इक्वल टू एन डॉट डी टी, इक्वेशन नंबर 1। अब लगाते हैं हम इम्पल्सिव फ्रिक्शन का कंडीशन, एम भी साइन अल्फा, एम भी साइन अल्फा क्यों लिया हमने, ये भी साइन अल्फा से जा रहा था। अब ये यहाँ पे फ्रिक्शन है तभी तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ धीमा हो जाएगा टकराने के बाद। अब फाइनल वेलोसिटी एम भी साइन अल्फा, अब इनिशियल एम भी साइन थीटा, ये दोनों मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इजिकल टू माइनस म्यू डॉट एन डी टी। माइनस क्यों लिया, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजिट, इक्वेशन नंबर 2। अब ये कांस्टेंट है जिसे बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मत कीजिए, कर लीजिए म्यू डॉट एन डी टी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तीसरा कंडीशन लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, जिसे ई लिख दिए समझ जाएगा। अब यहाँ पर फाइनल भी कास अल्फा यू कास थीटा था, फाइनल वेलोसिटी बट इनिशियल वेलोसिटी दोनों का रेशियो, यानी कि भी कास अल्फा अपान यू कास थीटा, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए इसे। यानी कि हम यहाँ से भी कास अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं ई यू कास थीटा, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब इक्वेशन ए की वैल्यू, अब इक्वेशन ए की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दीजिए, ठीक। तो ये हमारा आ जाएगा एम भी साइन अल्फा माइनस एम यू साइन थीटा इक्वल टू माइनस म्यू एम भी कास अल्फा प्लस एम यू कास थीटा। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, और इक्वेशन नंबर हमारा आया था 3 था हमारा यू कास थीटा इक्वल टू भी कास अल्फा। हम यहाँ पर कास अल्फा की वैल्यू ई यू कास थीटा अपान भी, ये वैल्यू हम इसमें रख दे रहे हैं, ठीक। जब इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो भी इक्वल टू यू अपान साइन अल्फा साइन थीटा माइनस यू कास थीटा ई प्लस 1 आ जाएगा। यह हम सॉल्व भी कर देते हैं। अब कास अल्फा की वैल्यू इसमें रख दीजिए, यहाँ है हमारा एम भी साइन अल्फा एम यू साइन थीटा इक्वल टू माइनस म्यू एम भी कास अल्फा की वैल्यू हम रख दे रहे हैं यू कास थीटा अपान भी प्लस एम यू कास थीटा, ठीक। भी से भी कैंसिल, ठीक। यहाँ पर म्यू आया। अब यहाँ पर
यम यू और कास थीटा कॉमन ले लीजिए, यम यू कास थीटा कॉमन लिए, तो यहाँ बचा ई, अंदर बचा 1 ई प्लस 1। अब यहाँ पर क्या है, यम भी साइन अल्फा माइनस यम यू साइन थीटा, यम से यम कैंसिल कर दीजिए, फिर भी साइन अल्फा, अब यू साइन थीटा को उधर कीजिए और यू कॉमन ले लीजिए। ठीक, उधर करके कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा माइनस यू कॉमन ले लिए तो बचा हमारा म्यू कास थीटा ई प्लस 1। ठीक, अब भी इक्वल टू हमारा आ जाएगा यू अपन ये साइन अल्फा नीचे आ जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कास थीटा ई प्लस 1, ये हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई स्मूथ सरफेस दिया है, फ्रिक्शनलेस है, कोफिशिएंट ऑफ रेसिप्रोकेशन ई दिया हुआ है। अब ये कॉमन नॉर्मल बोला जाता है, इसे कॉमन टेंजेंट बोला जाता है। ठीक, ये कोई V1 वेलोसिटी से कोई बॉडी आ रहा है, आई एंगल पे नॉर्मल से टकरा जा रहा है, टकराने के बाद आर एंगल बनाते हुए चला जा रहा है। हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी V2 से जा रहा है, तो यही V2 वेलोसिटी पूछ रहा है और आर जो एंगल है ये पूछ रहा है। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट इसका हो जाएगा, इधर V1 जा रहा था, V1 कास आई, V1 साइन आई। ठीक, अब इसका ये हो जाएगा V2 कास आर, V2 साइन आर, क्योंकि यहाँ पर एंगल आर है। ठीक, तो अब फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ रेसिप्रोकेशन ई से इसका जो रूल है इसके हिसाब से लाते हैं। टकराने के पहले वेलोसिटी, टकराने के बाद दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। टकराने के बाद वेलोसिटी हो जा रहा है V2 कास आर अपॉन V1 कास आई, यानी कि V2 कास आर इक्वल टू ई V1 कास आई, इक्वेशन नंबर 1। अब हम देख रहे हैं इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये चेंज नहीं होगा, रुकावट नहीं है कोई। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V1 साइन आई है, V2 साइन आर है, ये दोनों इक्वल कर दीजिए। ये रूल होता है साइन आई इक्वल टू V2 साइन आर, क्वेश्चन नंबर 2। अब V2 साइन आर को क्वेश्चन लगाने के लिए इधर कर दीजिए V1 साइन आई। अब इन दोनों के क्वेश्चन को वर्क कर दीजिए, स्क्वायर और जोड़ दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो V2 स्क्वायर कास स्क्वायर, यानी कि V2 स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो कास स्क्वायर आर और यहाँ पर साइन स्क्वायर आर। V2 स्क्वायर इसमें भी कॉमन ले लिए हम, लेकिन इसको जोड़ दीजिए, ई स्क्वायर V1 स्क्वायर कास आई स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर साइन आई स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि V2 स्क्वायर बराबर, यानी कि V2 ये पूरा काउडिंग हो जाएगा। यहाँ पर ले लीजिए V1 स्क्वायर कॉमन, ई स्क्वायर कास स्क्वायर आई प्लस साइन स्क्वायर आई, यानी कि V2 इक्वल टू V1 कॉमन बाहर आ जाएगा। यहाँ बचा हमारा ई स्क्वायर कास स्क्वायर आई प्लस साइन स्क्वायर आई, इतना आ गया। अब देखते हैं एंगल निकाले, हम यहीं किनारे कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन जो दूसरा है इतना बटे इतना कर दीजिए, यानी कि V2 जगह कम है, V2 साइन आर अपान V2 कास आर इक्वल टू V1 साइन आई V1 कास आई। ठीक, V2 से V2 कैंसिल, इसी V1 से V1 कैंसिल, ये हो गया tan r इक्वल टू tan i अपान ई, यानी कि r इक्वल टू tan इनवर्स, इधर जाएगा tan इनवर्स आ जाएगा tan i अपान ई। ये हो गया आंसर। सो थैंक्स, जय हिंद।